Hello students, good morning. Today I am going to teach you lecture 5, unit 2. The topic is authority and responsibility and line and staff organization. तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। तो देखिए, अगर हम इन कॉमन सेंस में बात करें कि अथॉरिटी क्या होती है, तो अथॉरिटी का मतलब होता है पावर। ठीक है, आपके पास जो पावर होती है उसी को हम अथॉरिटी बोलते हैं। और इससे पहले जब हमने यूनिट 1 में हेनरी फ्योर्ड के 14 प्रिंसिपल पढ़े थे, उस क्लास में मैंने आपके साथ कुछ डिस्कस भी किया था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। आपको ये भी बताया था कि ये अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो प्रिंसिपल है ये हेनरी फ्योर्ड ने दिया था। हेनरी फ्योर्ड ने अपने 14 प्रिंसिपल पे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात की थी। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे अगर जाते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का अलग अलग मीनिंग। तो मैंने आपको बता दिया अथॉरिटी क्या है। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है कि जब आप किसी भी काम को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, यानी किसी भी काम को करने की जिम्मेदारी लेना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो नोट्स में जैसा कि दिया हुआ है, अथॉरिटी इज द लेगिटिमेट पावर विच वन पर्सन और ग्रुप पोजेस एंड प्रैक्टिसेस ओवर एनदर। ये कह रहे हैं कि अथॉरिटी का मतलब होता है ये एक लेगिटिमेट यानी एक लीगल पावर होती है जो एक पर्सन या ग्रुप या प्रैक्टिस जो एक पर्सन या ग्रुप को दी जाती है, और वो क्या करती है किसी दूसरे पर्सन पे उसकी प्रैक्टिस करता है। अ सिविल स्टेट यूजुअली मेक दिस फॉर्मल बाय वे ऑफ अ जुडिशियल ब्रांच एंड एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ गवर्नेंस। ये कह रहे हैं कि जैसे जो सिविल स्टेट होते हैं वो यूजली क्या करते हैं, एक फॉर्मल जुडिशियल ब्रांच बनाते हैं या एग्जीक्यूटिव ब्रांच बनाते हैं गवर्नमेंट की। ठीक है, फिर दिया है द टर्म अथॉरिटी एंड पावर सम टाइम आर इनएक्यूरेटली यूज्ड एज अ सिनोनिम। ये कह रहे हैं कि जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अथॉरिटी और पावर है वो कुछ टाइम क्या किया जाता है, इसको एज अ सिनोनिम यूज किया जाता है। द टर्म अथॉरिटी आइडेंटिफाई पॉलिटिकल लेगिटिमेसी, बट जो अथॉरिटी टर्म है वो पॉलिटिकल लेगिटिमेसी को आइडेंटिफाई करता है। विच ग्रांट एंड जस्टिफाई द राइट टू एक्सरसाइज पावर ऑफ गवर्नमेंट। ये क्या करता है, ये ग्रांट्स करता है और जस्टिफाई करता है। ठीक है, जस्टिफाई करता है राइट्स। क्या कर रहा है, जस्टिफाई करता है राइट्स और पावर गवर्नमेंट की। एंड द टर्म पावर आइडेंटिफाई द एबिलिटी टू अकॉम्प्लिश एन ऑथराइज्ड गोल। देखो, और जो पावर होती है वो क्या करता है, वो आइडेंटिफाई करता है एबिलिटी कि वो कैसे ऑथराइज्ड गोल को पूरा करे, बाय वे ईदर ऑफ कॉम्प्लियंस और ऑफ ओबीडियंस। हेंस अथॉरिटी इज द पावर टू मेक डिसीजन। अथॉरिटी एक तरह की पावर होती है जिसमें हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। एंड द लेगिटिमेसी टू मेक सच लीगल डिसीजन एंड ऑर्डर देयर एग्जीक्यूशन। इसमें क्या होता है कि आप डिसीजन लेते हैं कि आपको किसी काम को कैसे करना है, यानी आपके पास अथॉरिटी होती है, आपके पास पावर होती है कि जब देखो हर कोई डिसीजन नहीं ले सकता, डिसीजन वही ले सकेगा जिसके पास अथॉरिटी होगी। अब बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की। दिया हुआ है रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिकेट्स द ड्यूटी असाइन टू अ पोजीशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिकेट करती है ड्यूटी, यानी जो किसी भी पोजीशन पे किसी को ड्यूटी असाइन की जाती है वो ये शो करती है। द पर्सन होल्डिंग द पोजीशन हैज़ टू परफॉर्म द ड्यूटी असाइन। पर्सन को एक पोजीशन, जो पर्सन होते हैं वो एक पोजीशन होल्ड करते हैं ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। द टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफन रिफर टू एज एन obligations to perform a particular task assigned to a subordinate in an organization. Responsibility is the duty as per the guidelines issued। ये कह रहे हैं कि जो टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे अक्सर हम रेफर करते हैं एज ओब्लिगेशन, कि ये कैसे किसी पर्टिकुलर टास्क को कैसे परफॉर्म करना है, क्या काम सबऑर्डिनेट्स को असाइन करना है। इन एन ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ड्यूटी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक ड्यूटी बताया गया है एज पर द गाइडलाइंस इशू, जिस तरह से गाइडलाइंस को इशू किया जाता है। अब ये डेफिनेशन दी हुई है अकॉर्डिंग टू डेविस। Responsibility is an obligation of individual to perform assigned duties to the best of his ability under the direction of his executive leaders in the words of ये दूसरी डेफिनेशन है। ये कह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ओब्लिगेशन होती है जिसमें इंडिविजुअल परफॉर्म करता है, जो भी उसे ड्यूटीज असाइन की जाती है उसको बेस्ट
तरीके से, बेस्ट एबिलिटी के थ्रू, और वो किसकी डायरेक्शन में काम करता है, एग्जीक्यूटिव लीडर्स की डायरेक्शन में। इन द वर्ड्स ऑफ थियो हेमन। अब थियो हेमन के अकॉर्डिंग क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ओब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म द ड्यूटीज एज रिक्वायर्ड बाय हिज सुपीरियर। ये कह रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ओब्लिगेशन है जो सबऑर्डिनेट्स के थ्रू परफॉर्म की जाती है ड्यूटीज, और जो कि रिक्वायर्ड होती है किसके द्वारा, सुपीरियर्स के द्वारा। दिया है अथॉरिटी इज द पावर टू गिव ऑर्डर्स एंड गेट्स इट ओबेड, और इन अदर वर्ड्स इट इज़ द पावर टू टेक डिसीजन। ये कह रहे हैं कि अथॉरिटी एक पावर होती है जिसमें आप क्या करते हैं, ऑर्डर्स देते हैं, ठीक है, एंड गेट इट ओबेड, और दूसरे को क्या कर, दूसरे उसकी आज्ञा मानते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो अथॉरिटी का मतलब होता है एक ऐसी पावर, एक ऐसी शक्ति जिससे आप डिसीजन ले सके। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स स्टेट ऑफ बीइंग अकाउंटेबल और आंसरेबल। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि आप अकाउंटेबल हैं, अकाउंटेबल का मतलब होता है आंसरेबिलिटी, यानी आप किसी को आंसर देने के लिए जब एबल हो, आपको किसी को आंसर्स देने पड़े। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स स्टेट ऑफ बीइंग अकाउंटेबल और आंसरेबल फॉर एनी ओब्लिगेशंस, किसी भी ओब्लिगेशन के लिए। ट्रस्ट, डेप्थ और सम थिंग्स, देखो वो चाहे ट्रस्ट हो, डेप्थ हो, या सम, या कुछ भी और चीज़ों हो। और इन अदर वर्ड्स, या दूसरे शब्दों में, इट मीन्स, इसका मतलब है ओब्लिगेशंस टू कंप्लीट अ जॉब असाइंड ऑन टाइम एंड इन बेस्ट वे। ओब्लिगेशन क्या करता है, ये कंप्लीट करता है कि जॉब असाइन की जाएंगी ऑन टाइम पर, एंड इन बेस्ट वे, या बेस्ट वे में। Authority and responsibility are closely related, and this principle states that these two must go hand in hand. ये कह रहे हैं अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लोजली रिलेटेड, यानी ये अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है। एंड दिस प्रिंसिपल स्टेट्स, और ये प्रिंसिपल स्टेट करता है दैट दीज टू मस्ट गो हैंड इन हैंड। ये क्या करते हैं कि एक व्यक्ति के हाथ से दूसरे व्यक्ति के हाथ में जाती हैं। इट मीन्स दैट प्रॉपर अथॉरिटी शुड बी डिलीगेटेड। इसका मतलब क्या होता है कि प्रॉपर अथॉरिटी डिलीगेट की जाएगी टू मीट द रिस्पॉन्सिबिलिटी से मिलने के लिए। अ मैच शुड बी देयर बिटवीन दीज टू बिकॉज ऑफ टू मेन रीजन। देखो एक मैच किया जाता है दो के बीच में, और वो क्यों किया जाता है, दो रीजन्स की वजह से। Firstly, if a person is given some responsibility without sufficient authority, he can't perform better and also could not accomplish the desired goal. देखो ये क्या कह रहा है, अगर कोई भी पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है विदाउट सफिशिएंट अथॉरिटी, बिना किसी सफिशिएंट अथॉरिटी के, तो वो बेटर परफॉर्म नहीं कर सकता है। एंड ऑल्सो कुड नॉट अकॉम्प्लिश देयर डिजायर्ड गोल, और ना ही वो क्या कर सकेगा, अपने डिजायर्ड गोल को पूरा कर पाएगा। सेकेंडली, इफ देयर इज अ एक्सेस अथॉरिटी बीइंग डेलीगेटेड, अगर मान लीजिए ज़्यादा अथॉरिटी डेलीगेट की गई है किसी इंडिविजुअल्स को विदाउट मैचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैच किए, देन द डेलीगेटेड अथॉरिटी विल बी मिसयूज। तो जो डेलीगेटेड अथॉरिटी है, यानी जो अथॉरिटी सौंपी गई है, उसका मिसयूज किया जा सकता है इन वन वे और द अदर, यानी एक तरह से या दूसरी तरह से उसका मिसयूज किया जा सकता है। दिया है दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का, बिकॉज इफ एडिक्वेट अथॉरिटी इज नॉट डेलीगेटेड टू द एम्प्लॉय, दे कैन नॉट डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज विद इफिशियंसी एंड दिस इन टर्न विल हैम्पर द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये कह रहे हैं कि अगर एडिक्वेट अथॉरिटी डेलीगेट नहीं की जाएगी एम्प्लॉयज़ को, तो वो क्या करेंगे, दे कैन नॉट डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज़, तो वो अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज नहीं करेंगे विद इफिशियंसी के साथ, ठीक है। एंड दिस इन टर्न विल हैम्पर द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, और वो क्या करती है, ये हैम्पर यानी एक तरह से बाधा उत्पन्न करती है ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को अचीव करने में। Sometimes the relation between management and employees is also badly affected by non-delegation of proper authority. कभी कभी क्या होता है, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में ये बैडली इफेक्ट डालता है, जो कि नॉन डेलीगेशन ऑफ प्रॉपर अथॉरिटी जब होती है। दिया है पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल, कि क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है इस प्रिंसिपल का। नो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी का कोई भी मिसयूज नहीं होता है। हेल्प टू कंप्लीट, एक बार रीड कर लेते हैं ये पांचों, फिर वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, हेल्प टू कंप्लीट जॉब इफिशिएंटली, इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली,
Individuals can be held accountable, systematized and effective achievement of organizational objective. ये क्या कह रहे हैं, अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें इस प्रिंसिपल की, तो अथॉरिटी का मिसयूज़ नहीं किया जाता है, ये हेल्प करता है जॉब को इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली कंप्लीट करने में। इंडिविजुअल्स कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल, इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, इसको पूरा करते हैं अकाउंटेबिलिटी के साथ। सिस्टमेटाइज्ड एंड इफेक्टिव अचीवमेंट, सिस्टमैटिक और इफेक्टिव अचीवमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के, ठीक है। फिर है कॉन्सिक्वेंस ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, अगर इस प्रिंसिपल का तोड़ा जाए, इस प्रिंसिपल को तोड़ा जाए या उसका उल्लंघन किया जाए तो क्या रिजल्ट्स आते हैं। दिया है मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कांट डिस्चार्ज इफेक्टिवली, नो वन कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल, कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़। ये क्या कह रहे हैं कि मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का फिर मिसयूज़ किया जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कांट बी डिस्चार्ज इफेक्टिवली, रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा इफेक्टिवली, ठीक है। फिर क्या, यानी इफेक्टिवली अच्छे बेहतर ढंग से। नो वन कैन हेल्ड बी अकाउंटेबल, जब अथॉरिटी है ही नहीं तो कोई भी किसी के लिए आंसरेबल होगा ही नहीं, अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है तो जिसका जो मन आएगा वो करता जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़, कॉन्फ्लिक्ट्स मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में बना रहता है। फिर नेक्स्ट है लाइन एंड स्टाफ अथॉरिटी, ये था हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए लेक्चर 5 हम पढ़ रहे हैं, तो लेक्चर 5 में हमें 2 टॉपिक कवर करने हैं। फर्स्ट है हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेकंड इज अ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है वो हम कवर कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन की, लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। अगर हम लेक्चर 4 की बात करें तो इससे पहले हमने जब पढ़ा था कि स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इसमें हमने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात की थी, तो उसमें हमने लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ था उसको हमने आपके साथ डिस्कस किया था। आज इसे थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। ये है लाइन एंड स्टाफ अथॉरिटी। दिया है इन एन ऑर्गेनाइजेशन द लाइन अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड द स्टाफ अथॉरिटी इज एक्सरसाइज्ड बाय द स्पेशलिस्ट ओवर द लाइन मैनेजर हु एडवाइज देम ऑन इम्पोर्टेंट मैटर। देखिए ये कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में जो लाइन अथॉरिटी होती है वो फ्लो करती है टॉप से बॉटम तक, और जो स्टाफ अथॉरिटी होती है वो एक्सरसाइज करती है स्पेशलिस्ट के द्वारा, ठीक है। स्टाफ अथॉरिटी किसके थ्रू काम करती है, स्पेशलिस्ट के द्वारा, ओवर द लाइन मैनेजर या लाइन मैनेजर जो कि एडवाइस करते हैं इम्पोर्टेंट मैटर्स पे। दीज स्पेशलिस्ट स्टैंड रेडी विद देयर स्पेशलिटी to serve line manager as and when their services are called to collect information and to give help which will enable the line officials to carry out their activities better। ये कह रहे हैं कि ये जो स्पेशलिस्ट होते हैं ये हमेशा रेडी रहते हैं कि अगर कोई भी स्पेशलिटी सर्व करनी है लाइन मैनेजर्स को, ठीक है, when their services are called for to collect, और जब भी उनकी सर्विस को बुलाया जाता है तो ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और इंस्ट्रक्शंस देते हैं ताकि ये हेल्प कर सके लाइन ऑफिशियल्स की कि वो अपनी एक्टिविटीज़ को बेटर तरीके से कैरी ऑन कर सके। द स्टाफ ऑफिसर्स डू नॉट हैव एनी पावर ऑफ कमांड इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो स्टाफ ऑफिसर्स होते हैं उनके पास कोई भी पावर या कमांड नहीं होती है ऑर्गेनाइजेशन में, एज दे आर एम्प्लॉयड टू प्रोवाइड एक्सपर्ट एडवाइस टू द लाइन ऑफिसर। ये क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं एक्सपर्ट्स एडवाइस लाइन ऑफिसर्स को। द लाइन मेंटेन डिसिप्लिन एंड स्टेबिलिटी, जो लाइन होती है वो क्या करती है, मेंटेन करती है स्टेबिलिटी और डिसिप्लिन को। द स्टाफ प्रोवाइड्स एक्सपर्ट इन्फॉर्मेशन, और स्टाफ क्या करता है वो एक्सपर्ट इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। द लाइन गेट्स आउट द प्रोडक्शन, लाइन क्या करता है, प्रोडक्शन देता है। द स्टाफ कैरीज ऑन द रिसर्च, प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, एस्टैब्लिशिंग ऑफ स्टैंडर्ड, रिकॉर्डिंग ऑफ परफॉर्मेंस। ये कह रहे हैं कि जो लाइन होता है वो क्या करती है, लाइन गेट्स आउट प्रोडक्शन। स्टाफ क्या करता है कि ये प्रोडक्शन करता है और स्टाफ कैरी करता है रिसर्च करना, प्लानिंग करना, शेड्यूलिंग करना, इस्टेब्लिश करना, स्टैंडर्ड और रिकॉर्डिंग ऑफ परफॉर्मेंस को, ये सारे काम करता है।
द अथॉरिटी बाय विच द स्टाफ परफॉर्म, वो अथॉरिटी जिसके थ्रू स्टाफ परफॉर्म करता है, दीज फंक्शन इज डिलीगेटेड बाय द लाइन, तो ये फंक्शंस डिलीगेट किए जाते हैं लाइन के थ्रू, एंड द परफॉर्मेंस मस्ट बी एक्सेप्टेबल, और परफॉर्मेंस को क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है टू द लाइन बिफोर एक्शन इज टेकन, इससे पहले क्या किया जाए, एक्शन को लिया जाए। फीचर्स ऑफ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या फीचर्स है लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के? दिया है, अंडर दिस सिस्टम देयर आर लाइन ऑफिसर्स हु हैव अथॉरिटी एंड कमांड over the subordinates and are accountable for the task entrusted to them. The staff officers are specialists who offer expert advice to the line officers to perform their task efficiently. Under this system, the staff officers prepare the plans and give advice to the line officers, and the line officer execute the plan with the help of workers. The line and staff organization is based on the principle of specialization. ये क्या कह रहे हैं कि इस सिस्टम के अंदर जो लाइन ऑफिसर्स होते हैं वो अथॉरिटी और कमांड देते हैं सब ऑर्डिनेट्स को, एंड आर अकाउंटेबल, और वो अकाउंटेबल होते हैं टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। द स्टाफ ऑफिसर्स, जो स्टाफ ऑफिसर्स होते हैं वो स्पेशलिस्ट होते हैं जो कि ऑफर करते हैं एक्सपर्ट एडवाइस लाइन ऑफिसर्स को टू परफॉर्म देयर टास्क इफिशिएंट, ताकि वो क्या कर सके, अपने टास्क को इफिशिएंट मैनर में परफॉर्म कर सके। अंडर दिस सिस्टम, इस सिस्टम में स्टाफ ऑफिसर प्रिपेयर द प्लान्स, जो स्टाफ ऑफिसर होता है वो प्लान्स प्रिपेयर करता है, एंड गिव एडवाइस टू द लाइन ऑफिसर, और वो क्या करता है, एडवाइस देता है लाइन ऑफिसर्स को, एंड द लाइन ऑफिसर एग्जीक्यूट द प्लान, और जो लाइन ऑफिसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्कर, वर्कर की हेल्प से। द लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, जो लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो बेस्ड होता है प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन में। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो ये हमारा स्पेशलाइजेशन पे बेस्ड है। क्यों? क्योंकि स्टाफ हमेशा क्या करते हैं, जो भी उन्हें स्पेशलिस्ट लोग, जो भी उन्हें एक्सपर्ट इंफॉर्मेशन देते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर 5 कवर हो गया है, कंप्लीट कर लिया है हमने, जिसमें हमने क्या किया है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया है। अब हमारा सिर्फ लेक्चर 6 बचा है, उसके बाद हमारी यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगी।